Hi guys, I am देवेंद्र दीक्षित. वेलकम टू माय चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स. फिर से आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, इस बार मेंस का इकोनॉमिक्स का, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मेंस में भी इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो स्वागत करता हूँ आपका देव दीक्षित सॉन्ग्स पर. और आज देख लेते हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन क्या होता है. मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 में ये टॉपिक है आपके लिए. तो हम इस टॉपिक में देखेंगे क्या क्या कि इसके अर्थ क्या होते हैं, इसके होने से लाभ क्या है, नहीं होने से नुकसान क्या है और इसे लागू करने में क्या चुनौतियां हैं, और वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से 2024 के बीच में इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है और क्या क्या सरकारी योजनाएं हैं जिससे इसमें फायदा हो सकता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देख लेते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की परिभाषा या अर्थ. तो मैंने छोटी सी एक परिभाषा आपके लिए बनाई हमेशा की तरह. समाज के निम्न आय वर्गों एवं आम लोगों तक उचित व वहनीय दरों पर वित्तीय अथवा बैंकिंग सेवाओं को उपलब्ध करवाना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है. सीधी सी बात यह है कि जितने भी वित्त से संबंधित, पैसे के लेन देन से संबंधित सुविधाएं हैं, वहां तक हर आदमी की पहुंच हो जाए, इसके लिए जो प्रयास किए जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन कहते हैं. सीधा सीधा, ठीक है. और आगे चलते हैं. हम इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट यदि देखें तो वो ये है कि सबसे पहले ये शब्द भारत में 2005 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे जिनका नाम था वाई वी रेड्डी, वाई वेणुगोपाल रेड्डी. उन्होंने इसका प्रयोग किया था 2005 में. ये क्वेश्चन प्री में भी आ सकता है और हो सकता है मेंस में भी, आप जब लिखे तो कंसेप्ट में लिख सकते हैं. और अभी वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2019 से लेकर 2024 तक 5 साल के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसका नाम रखा है नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें वो भारत में निम्न आय वर्ग के, या ये कह लें वो लोग जो वित्तीय सुविधाओं तक अपनी पहुंच नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें कैसे वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराई जाए, उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई है. किसने? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. और प्लीज जब भी आप, अगर इस पे मेंस में कोई टॉपिक आ जाए या मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए, तो इस पे आप इस चीज को जरूर आप क्या करें, उसमें लिखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्तमान में इसके लिए ऐसा प्रयास किया है. तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप अप टू डेट हैं. और देखते हैं, इसको समझने के लिए हमने इसको 4 भागों में बांट लिया, या ये कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन लाने के लिए इसके 4 स्तंभ है. 4 स्तंभ कौन कौन से? एक बैंकिंग, दूसरा ऋण, तीसरा निवेश, चौथा बीमा. बैंकिंग, ऋण, निवेश और बीमा, चारों को बारी बारी समझते हैं. बैंकिंग मतलब बैंक क्या करती है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा है. बचत जमा करती है, बचत खाता खोलती है, उसमें से अगर आप पैसा मांगते हो तो निकाल के देती है, ट्रांसफर करती है आपका पैसा एक जगह से दूसरी जगह, एटीएम देती है आपको, उससे पैसा आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का आपको क्या करती है, अवसर प्रदान करती है. तो ये सारे बैंकिंग के काम है. यानी वित्तीय समावेशन बैंकिंग के क्षेत्र में ये होगा कि सभी लोग जो गरीब हैं या जो लोग वित्तीय सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे, वो बैंकिंग क्षेत्र में ये सारे काम कर पाए या इनमें से कुछ काम कर पाए. ठीक है. दूसरा, ऋण क्षेत्र में. ऋण क्षेत्र में वित्तीय समावेशन से क्या मतलब हुआ? वित्तीय समावेशन से मतलब ये हुआ कि जो गरीब लोग हैं उन तक उचित और सस्ती दरों पर ऋण क्या हो जाए, पहुंच जाए. यानी बैंक या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो सस्ती और उचित दरों पर उनको क्या कर दे, लोन प्रोवाइड कर दे. यदि ऐसा होने लगेगा तो हम ये मान लेंगे कि वित्तीय समावेशन हो रहा है. और देखते हैं निवेश, इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट किसानी में करता है आदमी, बाकी चीज में करता है, पर कुछ बड़े लोग जो समझदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शेयर में करते हैं, म्यूचुअल फंड में करते हैं, सरकारी कुछ योजनाओं में निवेश करते हैं. तो ये शेयर की समझ और म्यूचुअल फंड का निवेश, ये भी अगर आम लोगों तक पहुंचाया जा सके तो हम ये मान लेंगे कि वित्तीय समावेशन का तीसरा स्तंभ भी क्या कर रहा है, काम कर रहा है. मैं अभी आपको बस समझा रहा हूं और समझा इसलिए रहा हूं ताकि आप लोग क्या कर पाए, इसको समझ के मेंस में इसको क्या कर पाए, लिख पाए. ये टॉपिक 99.9% मेंस में ही आएगा, प्री में से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे. अब आ सकता है प्री में बस ये 2019 से 24 तक की स्ट्रेटेजी कि रिजर्व बैंक ने कब से कब तक के लिए बनाई. और चौथी चीज ये है, अच्छा प्लीज चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, मैं हमेशा ये बोलना भूल जाता हूं. और इसको शेयर भी कर दें ताकि जो लोगों ने इकोनॉमिक्स पूरी नहीं पढ़ी है तो वो मेरे सारे वीडियो इकोनॉमिक्स की शुरू से लेकर आखिर तक के डाले हैं, प्री और मेंस के, तो वो सारा खोल के वो देख लेंगे प्लेलिस्ट से और उनका भी थोड़ा भला हो जाएगा. चौथा इसका स्तंभ है बीमा. बीमा का क्या मतलब होता है? किसी चीज को रिस्क कवर करने के लिए ली गई पॉलिसी हम बीमा बोलते हैं, सिंपल.
तो इसमें जीवन बीमा भी आएगा, यदि आपकी मृत्यु हो जाएगी तो कुछ पैसा मिलेगा। और जीवन बीमा के अलावा और भी बीमा होते हैं, जैसे फसल बीमा होता है, गाड़ी का बीमा होता है। अगर इन तक भी आम आदमी की पहुंच आसानी से होने लगती है, उनकी पहुंच में ये सारी चीज होने लगती है, तो हम ये मान लेंगे कि वित्तीय समावेशन का चौथा स्तंभ भी क्या कर रहा है, काम करना चालू कर देगा। यानी कुल मिलाकर किसी आम व्यक्ति को उचित और वहनीय दरों पर बैंकिंग, ऋण और निवेश और बीमा से संबंधित सारी सुविधाएं अगर उपलब्ध हो जाती है या उपलब्ध कराने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन। उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वित्तीय समावेशन, मिला लेना वित्त के रूप में। ठीक है, ये कैसे हो सकता है, इसका क्या उद्देश्य है, वित्तीय समावेशन का क्या उद्देश्य, साफ समझ जाओ। उद्देश्य यही होगा, किस चीज ने काट लिया इसलिए बार बार खुजली हो रही। उद्देश्य क्या है, वित्तीय सेवाओं और इनकी बुनियादी सेवाओं तक सभी की पहुंच। वित्तीय सेवा यानी ये चारों, बैंकिंग, ऋण, निवेश और बीमा, और इनसे रिलेटेड बुनियादी सेवाएं। बुनियादी सेवा मतलब जमा करना, निकालना, ऋण प्राप्त कर लेना, शेयर में इन्वेस्ट कर देना और जीवन बीमा आदि प्राप्त कर लेना। ये इसकी बुनियादी सेवाओं तक सभी लोगों की पहुंच हो जाए, यही क्या है, वित्तीय समावेशन का उद्देश्य। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो इसके लाभ क्या होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेंस में अगर आ सकता तो वह यही आ सकता है कि वित्तीय समावेशन होने के लिए क्या चुनौतियां हैं, वित्तीय समावेशन हो जाने से क्या लाभ है, और वित्तीय समावेशन होने क्यों नहीं हो पा रहा है। तो सबके आंसर इसी लाभ में मिल जाएगा। लाभ जो होगा, अगर वो लाभ वित्तीय समावेशन नहीं होगा तो वही काम नहीं हो पाएंगे, हो जाएगा तो वो लाभ हो जाएंगे, और उन्हीं में जो चुनौती आने वाली होगी वही चुनौती कहलाती है। एक ही चीज में हम तीनों चीज समझ लेंगे। सबसे पहले देखो, आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक वृद्धि में बढ़ोतरी होगी देश की, कैसे, वो समझने वाली चीजें हैं। अगर आपकी पहुंच, आम आदमी की पहुंच बैंक तक हो जाती तो उसमें बैंक में उसका खाता खुल जाए। जब बैंक में उसका खाता खुल जाएगा तो वो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए जो भी उसके पास है बन पड़ता है, वो क्या करेगा, उसमें जमा करेगा, बचत जमा करेगा। जब बचत जमा करेगा तो बैंक के पास उद्योगों को देने के लिए जो ऋण उपलब्ध है या जो पैसा उपलब्ध है, उसकी मात्रा घटेगी कि बढ़ेगी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जब उसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो बैंक उस पैसे को किसी न किसी उद्योग में देगा, और उद्योग या किसी व्यक्ति को ऋण के रूप में देगा या उद्योग को ऋण के रूप में देगा। और जब वो ऋण के रूप में देगा तो उस ऋण को प्राप्त करके वह व्यक्ति या उद्योग को इकाई लगाएगा जिसमें उत्पादन कार्य होगा, और जब उत्पादन कार्य होगा तो उस उत्पादन कार्य से जो उत्पादन होगा उसमें रोजगार मिलेगा लोगों को, और रोजगार मिलेगा तो किसी किसी स्थान का कच्चा माल भी इस्तेमाल होगा, और कुल मिला के इकोनॉमी में प्रगति आएगी, गुड़कने लगेगी। यानी कुल मिला के बचत होगी, बचत बैंक में जमा होगी, जमा से ऋण मिलेगा, और कुल मिला के क्या होगा, एक रफ्तार चालू हो जाएगी जो कि इंडियन इकोनॉमी में चलती है, उसमें कुछ थोड़ा सा योगदान ये लोग क्या करेंगे, देना चालू कर देंगे। और कुल मिला के हम ये बोले कि ये आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में क्या होंगे, सहायक होंगे। एक पहली चीज। दूसरी चीज समझो, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा। थोड़ी देर के लिए मान लो, हम जानते हैं कि देश की 70% आबादी, 68% आबादी अभी भी कहाँ रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। और 68% में से आप मान लो 20-80% या 18% ही लोग ऐसे जो ज्यादा समझते, 50% लोग अभी उतना नहीं समझते बैंक, बीमा और बाकी चीजों के बारे में। मान लो इनको हम ये सब चीज समझा के वित्तीय समावेशन में ले आए, तो फिर क्या होगा आप समझो। तो फिर ये होगा कि ये जो बैंक है ना, जिसमें जमा, भुगतान, ट्रांसफर आदि कर रहे हैं, वो लोग भी अपना पैसा कहाँ जमा करना चालू कर देंगे, बैंक में जमा करना। और उन लोगों को भी सस्ती और उचित दरों पे क्या होगा, ऋण मिलना चालू होगा। जब ऋण मिलना चालू होगा तो वो कुछ उद्योग खोलेंगे, उद्योग खोलेंगे तो वो अपनी क्या करेंगे, प्रगति उन लोगों की बढ़ेगी और उनकी रफ्तार बढ़ेगी शहर की तरफ। वो जब उत्पादन करेंगे तो शहर में बेचने आएंगे तो चीजों को समझना चालू कर देंगे, और कहीं ना कहीं इस ग्रामीण क्षेत्र में भी क्या होगा, विकास का अनुभव होगा। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं उनको भी स्वाद चखने मिलेगा, किसका, शहर में जो विकास हुआ उसका। और उसकी वजह क्या होगी, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी पहला आर्थिक वृद्धि होगी, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में विकास होगा। तीसरा देखते हैं, यदि गरीब को ऋण सस्ता आसान मिलेगा तो वो साहूकार के पास से ऋण नहीं लेगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर उसके कृषि के योग्य भूमि पर केसीसी बन जाती, किसान क्रेडिट कार्ड, तो बैंक दर
और साहूकार या किसी बनिया से लिए जाने वाले ब्याज दर में बहुत अंतर होता है। ऑब्वियस बात है, उसका जो शोषण हो रहा है या उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है वो नहीं लगेगा। अगर उसके ऊपर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा तो वो पैसा उसके पास बच जाएगा। तो बच जाएगा तो गरीब को जो ऋण सस्ता और आसान मिलेगा, उससे उसका शोषण कम होगा और उसके पास जो पैसा बचेगा उससे वो अपने जीवन स्तर को क्या करेगा, ऊंचा करेगा, उठाएगा। यानी पहले वो अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा था तो अब अच्छे कपड़े पहनने लगेगा। तो इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का कहीं ना कहीं आखिर में जाके उनके जीवन स्तर में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी और भारत की समाज का भी स्टेटस क्या होगा, बढ़ेगा। और आगे देखते हैं, गरीबी और अमीरी की बैच का गैप भी कम हो जाएगा। यानी जो लोग गरीब हैं वो इसलिए गरीब हैं कि तो उनको जो ब्याज मिल रहा है वो ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब ब्याज दर ज्यादा है, तो बैंक से मिलने लगे, थोड़ी ब्याज दर कम हो जाएगी। थोड़ा वो समझने लगेंगे किसको, इन्वेस्टमेंट करने को शेयर और म्यूचुअल फंड में, या वो अपने द्वारा किए जाने वाले धंधे का बीमा कराने लगेंगे, तो उनका जो रिस्क फैक्टर है वो थोड़ा सा घट जाएगा। यानी उनको मुनाफे की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और जब उनको मुनाफा होने लगेगा तो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो गैप है वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको समझाया था कि भारत का गिनी गुणांक बढ़ रहा है। गिनी गुणांक बढ़ रहा है मतलब गरीबी और अमीरियों के बीच में होने वाला गैप बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच का गैप जो भारत में बन रहा है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। और देखते हैं डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसका नाम किसने दिया है, मोदी जी ने दिया है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अनेक सरकारी लाभ बिना किसी शोषण के, बिना किसी बिचौलियों के सीधे ही क्या हो जाएगा, खाते में पहुंच जाएंगे। वो समझा आपने देखा होगा, वृद्धावस्था पेंशन हो या गैस टंकी की सब्सिडी के लिए खाते की आवश्यकता हो, तमाम तरह की योजनाएं ऐसी चल रही हैं जिनमें खाते की जरूरत पड़ती है। किसकी, बैंक खाते की जरूरत पड़ती है। यदि लोग बैंकिंग के बारे में समझने लगेंगे और अपना एक खाता बैंक में खुलवा लेंगे, जैसा कि अभी काफी कुछ हो गया है, तो जो गैस टंकी का जो सब्सिडी आने वाली है 200 रुपए, वो कोई बिचौलिया या एजेंसी वाला नहीं मार पाएगा, उस व्यक्ति विशेष के सीधे खाते में क्या हो जाएगी, चली जाएगी और उसको बीच वाला नहीं खा पाएगा। ऐसे सेम टू सेम पेंशन, यदि पेंशन किसी व्यक्ति के खाते में जाएगी तो वही निकाल पाएगा। यदि नगद देते तो 500 की जगह 400 देते, 300 देते, तो अब सीधे खाते में जाएगी। उसकी वजह यह है कि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो बैंकिंग वाला पार्ट था उसको समझने लगा और अपने खाते से पैसा निकालने में सक्षम होगा। तो एक फायदा ये भी होगा। और तमाम इस तरह की योजनाएं और भी चल रही हैं। मध्य प्रदेश में जैसे संबल योजना चल रही, तो किसी संबल योजना में अगर किसी को दुर्घटना हो जाती तो उसको दुर्घटना बीमा में के रूप में 4 लाख रुपए मिलते हैं और सामान्य मृत्यु पे उसको मिलते हैं 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख या 4 लाख रुपए उसका जो भी नॉमिनी रहता है, उसका जिसको वो पैसा दिए जाना है, उसने जिसको नॉमिनी बना के गया, उसके खाते में सीधे चले जाते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति उस पैसे में से कुछ पैसे तोड़ के भ्रष्टाचार के रूप में नहीं ले सकता। ये किस वजह से, क्योंकि वो नॉमिनी या वो व्यक्ति बैंक में अपना खाता वाता खुलवाने में सक्षम हो गया। समझ में आ रहा है आपको? अभी देखते हैं, अगर वो बीमा करना समझ जाता है, कौन, इसी का एक अंग है बीमा। यदि वो व्यक्ति बीमा करना समझ जाता है इस फाइनेंशियल इंक्लूजन के समय, तो जिस व्यक्ति का बीमा, जीवन बीमा वो करा रहा है, यदि वो व्यक्ति उस घर का कमाऊ पूत है तो फिर क्या होगा, यदि वो दुर्घटना में मर जाता है या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, तो एटलीस्ट उस बीमा से मिलने वाली राशि से वह परिवार एक लिमिट तक क्या संबल पा जाएगा या हिम्मत पा जाएगा और वो परिवार टूटने से या बर्बाद होने से बच जाएगा। और कहीं ना कहीं एक परिवार जो बर्बाद होने से बचेगा या टूटने से बचेगा या जो जिसको आर्थिक सहायता मिलेगी, वो केवल एक परिवार को नहीं मिलेगी, उस परिवार से उस गांव में, उस गांव से उस जिले में, उस जिले से प्रदेश से, और कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में या देश की आर्थिक वृद्धि में उसका योगदान रहेगा। तो ये सब लाभ थे किसके, वित्तीय इंक्लूजन के, फाइनेंशियल इंक्लूजन के। अब हमको ये देखना है कि इतने सारे लाभ हैं, तो दूसरा सिंपल सा टॉपिक ये है कि ये नहीं होगा तो हानि क्या होगी, तो यही सब हानि हो जाएगी, यही सब हानि हो जाएगी। ना देश की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा, ना ही ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा, ना ही गरीब को आसान ऋण मिलेगा, उसका शोषण होगा, उसका जीवन स्तर नहीं उठ पाएगा। मतलब जो फायदे हो रहे हैं अगर वो चीज उपलब्ध नहीं होगी तो वही नुकसान हो जाएंगे। मान लो कोई कांटे वाली जगह है जिसमें आप जूते पहन के चले जाते तो आपको कांटे नहीं गड़ते, तो थोड़ी देर के लिए पूछा अगर जूते नहीं होंगे तो कांटे गड़ जाएंगे।
सिंपल। तो यानी ये जितने मैंने फायदे बनाए हैं, अगर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन सही से लागू नहीं होता तो ये सब नुकसान में बदल जाए। ठीक है, अब हमको दूसरी चीज ये देखना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो सरकार बहुत जोर शोर से 2005 से लगी है देश में, वो क्यों नहीं हो पा रहा है, या उतनी स्पीड से या पूरे देश में क्यों नहीं हो पा रहा है फाइनेंस इंक्लूजन, उसमें क्या चुनौतियां सरकार या आम व्यक्ति के सामने आ रही है वो समझते हैं, क्या कमियां आ रही हैं। तो पहली चीज देखते भारत में निरक्षरता। भारत के जो लोग हैं वो इलिटरेट हैं। इलिटरेट का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या नाम लिखना नहीं जानते। इलिटरेट मतलब इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानते, किस चीज, बैंकिंग, ऋण, निवेश और बीमा। खासकर आप देखो शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में लगभग बहुत सारे लोग नहीं जानते। रही बात ऋण की, तो बैंक से अपना काम कराने में सक्षम है। बैंकिंग क्षेत्र में जो जमा और निकालने का काम वो काफी हद तक समझने लगे, और बीमा क्षेत्र को तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते। आप इवन देखोगे ग्रामीण क्षेत्र में जो मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर है, जब कंपनी का बीमा खत्म हो जाता है दोबारा बीमा कराने के लिए तैयार नहीं होते। यानी कहीं ना कहीं इन सब चीजों की शिक्षा उनको अच्छे से नहीं पता, भले ही वो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं। यानी बैंक, शेयर, म्यूचुअल फंड इन सबको अच्छे से नहीं समझते। दूसरी चुनौती क्या है, गरीबी। हमने अभी बात देखी कि बैंक में खाता आदमी जब खुलवाएगा जब उसके पास कोई बचत होगी, जब वो बैंक में ऋण ले रहा हो या बैंक में कुछ जमा कर रहा हो। भारत में 1/3 पॉपुलेशन क्या है, गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन चल रही है। तो जब बिलो पॉवर्टी लाइन चल रही है तो ना तो उसके पास खाता होगा, ना उसके पास इतनी बचत होगी वो खाते में डाले। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था, जनधन योजना के खाते खुलवाए थे, मतलब बिना पैसे के खाते खुले, वो भी ऑपरेट वो लोग क्या नहीं कर रहे। उसकी वजह यह है कि ना तो उनको ये आता है चलाना, और ना ही उनके पास इतना पैसा है कि वो बैंक में बार बार जमा करें या निकालने जाए। और उससे बड़ी बात यह है कि अधिकतर जो बैंक है वो कैसी है, व्यवसायिक है, कमर्शियल बैंक है। मैं ये सब के बारे में आपको बताया। और ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जाना चाहते। ये सारी बैंक, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि सभी बैंक अपनी ब्रांच क्या करना चाह रही थी, शहरों में खोलना चाह रही थी, और ग्रामीण क्षेत्र में ये बैंक नहीं जाना चाह रही थी। तो ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतर बैंक अपना व्यवसाय नहीं करना चाहती, और जब ग्रामीण क्षेत्र से जहां बैंक की ब्रांच होती है वो दूर पड़ता है तो लोग बैंक के झमेले में फिर पड़ना ही नहीं चाहते कि कहाँ 1,000 रुपए जमा करने जाऊंगा या कहाँ 1,000 रुपए इतनी दूर निकालने जाऊंगा, दिन भर खराब होगा, 20 रुपए किराया लग जाएगा। तो ये सब पचड़े में मैं ना ही पढ़ूं तो ये बेहतर है। यानी कि अभी भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की ब्रांचेस खुलने लगी, पर अभी भी उतनी नहीं खुली जितनी संख्या में या जितनी आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो एक प्रॉब्लम ये भी रहती है। दूसरी बात आपने देखी होगी कि बैंक टैक्स लेती, आपको पता होगा कि बैंक शुल्क लेती। आपके पास जो एटीएम है, आप सभी लोग स्टूडेंट, आप समझ, आपके पास जो एटीएम है उसका सालाना कुछ चार्ज आपके खाते से काटा जाता है। शायद कंफर्म नहीं है, पर शायद एसबीआई 50 या 52-54 रुपए सालाना एसबीआई एटीएम का आपसे काटती है। तो ऐसी सारी बैंक करती है। तो इस शुल्क को भी बचाने के लिए, इस टाइप के शुल्क लेने से भी क्या करते हैं लोग, कतराते हैं, इसलिए वो बैंकिंग क्षेत्र में नहीं जाते हैं, बीमा क्षेत्र में नहीं जाते। दूसरा, बैंकिंग के शुल्क के अलावा बैंकिंग की जो प्रक्रिया है, या आप आईसीआईसीआई बैंक या प्राइवेट बैंकों की आप ब्रांचेस देखिए, उनका एक स्टैंडर्ड ऐसा रहता है कि आम आदमी वहां घुसने से डरता है। गरीब आदमी अंदर नहीं जा पाता एसी चैम्बर्स में, या वहां पे जो मैडम या जो सर बैठे रहते हैं उनसे बात करने में वो कतराता है। और वो साहूकार को या अपने लोकल किसी व्यक्ति को जो आसपास ही उसके रहता है उसको वो बहुत आसान तरीका समझता है ऋण लेने का, और जिससे वो क्या करता है, बैंक के पचड़े में नहीं पड़ के, पास नहीं जाके क्या करता है, साहूकार या आसपास के आदमी से ऋण ले लेता है, और उसी को क्या करता है, ज्यादा ब्याज देके अपना काम चला लेता। तो ये सब चुनौतियां थी किसकी, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होने की। तो ये कुल मिला के आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन था, मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, और इसको शेयर करने में मुझे फायदा ये होगा कि मुझे लाइक्स और शेयर मिलेंगे या कमेंट आएंगे, तो मुझे लगेगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।